आज की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें मर्डर के साथ साथ रोमांस का भी तड़का है। कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो न सिर्फ एक शातिर खूनी है बल्कि कानून से बच निकलना उसके लिए शतरंज के खेल के जैसा है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कमरे में एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के साथ खूब रोमांस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जोश के साथ वो एक दूसरे से जिस्मानी हो रहे हैं। फिर लड़की आदमी के ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथ बेड के सिरहाने से बांध देती है और फिर एंजॉयमेंट के बीच में ही वो एक बर्फ तोड़ने वाले औजार से आदमी पर हमला कर देती है और 31 बार वार करके उसको मार डालती है। अगले दिन पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो पता चलता है कि मरने वाला आदमी का नाम जॉनी बॉस है, जो एक रिटायर्ड रॉकस्टार था। आखिरी बार उसको क्लब से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ निकलते हुए देखा गया था। अब पुलिस उस लड़की जिसका नाम कैथरीन है उसके घर जाती है। पुलिस कैथरीन को उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर के बारे में बताती है। कैथरीन बताती है कि वो उसके साथ क्लब में थी पर वो अपने घर चली गई थी और रात को उसके साथ नहीं थी। इतना कहकर वो पुलिस को वहां से चलता कर देती है। ऑफिसर निक अपने एक पुराने केस के चलते काउंसलिंग ले रहा है जिसमें वो डॉक्टर एलिजाबेथ से मिलता है। उसने 3 महीने से कोई नशा नहीं किया है और अब वो काउंसलिंग से ऊब चुका है और छुट्टी चाहता है। मर्डर केस में कैथरीन के बारे में खोज पड़ताल करने पर पता चलता है कि वो एक बहुत अमीर लड़की है जिसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और वो एक राइटर भी है। कैथरीन ने अपनी नॉवल में लिखा है कि कैसे एक लड़की ने अपने रॉकस्टार बॉयफ्रेंड को बर्फ तोड़ने वाले औजार से मार दिया था। पुलिस का यह मानना है कि या तो नॉवल लिखने वाली लड़की कैथरीन ने ही खून किया है या फिर कोई और है जो कैथरीन को मर्डर के केस में फंसाना चाहता है। दोनों ऑफिसर निक और गस उसके घर जाते हैं कैथरीन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। टेबल पर एक पुराना न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था जिसमें ऑफिसर निक के एक पुराने केस के बारे में लिखा हुआ है। ऑफिसर निक कैथरीन की बला की खूबसूरती को आईने में देखकर कुछ देर उसको निहारता है। कैथरीन कपड़े बदलकर ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन जाती है जहां पर उससे पूछा जाता है कि क्या वो कोई वकील चाहती है। कैथरीन कहती है कि मुझे वकील की क्या जरूरत। अब पूछताछ शुरू की जाती है। कैथरीन बताती है कि मरने वाला आदमी जॉनी बॉस को वो प्यार नहीं करती थी। वो अपने नॉवल लिखने के लिए जॉनी से 1.5 साल पहले मिली थी और उसके साथ केवल जिस्मानी रिश्ता था। पुलिस पूछती है कि क्या तुमने जॉनी को मारा है जैसे तुमने अपनी नॉवल में लिखा है। इस पर उसका कहना है कि मैंने जैसे जैसे अपनी नॉवल में लिखा ठीक वैसे वैसे ही उसको मार दिया। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने जॉनी को नहीं मारा। इसी बीच वो अपनी टांगे खोलकर भी दिखाती है जिससे पूछताछ करने वाले ऑफिसर्स के पसीने छूट जाते हैं। ऑफिसर निक को कैथरीन पर शक है। कैथरीन अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट भी देने को तैयार हो जाती है जिसमें वो पास हो जाती है। पुलिस का कहना है कि या तो कैथरीन इतनी चालाक है कि सफाई से झूठ बोल सकती है या फिर उसने सच में मर्डर नहीं किया। ऑफिसर निक कैथरीन को घर पर ड्रॉप करके अपने साथी ऑफिसर्स के साथ ड्रिंक करता है। वो लोग इसी केस के बारे में बातें कर रहे थे। तभी निक और ऑफिसर नेल्सन के बीच में बहस होने लगती है और तब वहाँ डॉक्टर एलिजाबेथ आ जाती है और निक को अपने साथ ले जाती है। घर पर जाते ही दोनों जिस्मानी होने लगते हैं। निक के जोश को देखकर डॉक्टर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है। असल में निक के जोश की वजह कैथरीन की खूबसूरती है जिसे आज सुबह उसने आईने में देखा था। बाद में वो निक से पूछती है कि तुमने पहले कभी इस तरह से जोश नहीं दिखाया, तुम्हें कैथरीन कैसी लगती है। वो निक को ये भी बताती है कि वो कैथरीन को जानती है और वो उसके क्लास में ही पढ़ती थी और फिर निक से नाराज होकर चली जाती है। अगले दिन निक पुलिस स्टेशन जाता है तो पता चलता है कि जिस वक्त कैथरीन हाई स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त किसी ने एक प्रोफेसर का खून कर दिया था बर्फ तोड़ने वाले औजार की मदद से। अब पुलिस की टीम कैथरीन के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाती है। कैथरीन घर से बाहर कार में जाती है तो निक उसका पीछा करता है। पहले वो किसी हेजल डॉपकिन के घर जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। इसी बीच वो निक से 1-2 बार पीछा भी छुड़ा लेती है। निक उसके घर जाता है तो कैथरीन कपड़े उतारती हुई नजर आती है। उसे देखकर वो वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है जहां जाकर वो हेजल डॉपकिंस के बारे में जानकारी जुटाता है। फिर गस आकर उसको बताता है कि हेजल डॉपकिन एक ऐसी औरत है जिसने अपने पूरे परिवार को, जिसमें कि उसका पति सहित उसके 3 बच्चे भी शामिल थे, सभी को मार दिया था बिना किसी वजह के और अपना जुर्म भी कबूल किया था और सजा भी काटी थी। अगले दिन निक फिर से कैथरीन के घर जाता है तो कैथरीन उसको बताती है कि हेजल डॉपकिन मेरी दोस्त है और खून करने की फीलिंग को समझने और नॉवल लिखने में मेरी मदद करती है। फिर कैथरीन निक के करीब जाते हुए ये पूछती है कि तुमने भी तो कुछ समय पहले 2 बेगुनाह टूरिस्ट को मार दिया था। तुमने कितना नशा किया था बताओ। क्या तुम्हारी पत्नी को इसके बारे में पता था? शायद पता होगा, तभी उसने आत्महत्या कर ली। कैथरीन की अगली नॉवेल एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ पर बेस्ड होगी, इसलिए वो ऑफिसर निक के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही है। कैथरीन के मुंह से ये सब बातें सुनकर निक बौखला जाता है और वहाँ से चला जाता है और सीधे डॉक्टर एलिजाबेथ के पास चला जाता है जो उसकी काउंसलर भी है और उससे जाकर पूछता है कि मेरी फाइल का एक्सेस और किसके पास है, किसने मेरी जानकारी शेयर की है। डॉक्टर एलिजाबेथ उसको बताती है कि मेरे अलावा तुम्हारी फाइल का एक्सेस सिर्फ नेल्सन के पास है। नेल्सन से ऑफिसर निक की पहले से ही नहीं बनती है।
वो उसके पास जाकर उससे हाथापाई करने लगता है, पर वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। रात को एलिजाबेथ खुद निक के पास आकर उसको ये बताती है कि मैंने ही तुम्हारी डिटेल्स की फाइल कैथरीन को दी थी, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर लगे हुए शूट आउट केस को जल्दी से जल्दी हटवा सकती है, क्योंकि उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर नेल्सन का मर्डर हो जाता है। निक वहां जाता है और सारा शक उसी पर आता है। निक से पूछताछ की जाती है तो वो मना करता है कि मैंने नेल्सन को नहीं मारा। डॉक्टर एलिजाबेथ का कहना है कि वो रात को उसके घर गई थी और उसने बहुत पी रखी थी। अब निक को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाता है। वो एलिजाबेथ को शुक्रिया कहता है उसके लिए गवाही देने के लिए, और फिर जाते जाते उसे कैथरीन के पेरेंट्स की मौत के बारे में एक दूसरे ऑफिसर से पता चलता है कि फ्यूल टैंक में लीक था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके दोनों पेरेंट्स की मौत हो गई थी। निक अपने घर जाता है तो देखता है कि कैथरीन बाहर बैठी हुई थी। दोनों घर में जाते हैं। वहाँ निक उसको पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है तो कैथरीन खुद बर्फ तोड़ने के लिए आती है। कैथरीन बहुत सी बातें निक के बारे में जानती है। वो निक से ड्रग्स भी मांगती है, पर निक के पास ड्रग्स नहीं है। कैथरीन निक को अपनी एक ऐसी नॉवल देती है जिसमें एक बच्चा सिर्फ सनसनी के लिए अपने पेरेंट्स को मार देता है, और वो भी इस तरह से कि सभी को वो एक एक्सीडेंट ही लगे। कैथरीन ने यह बुक अपने पेरेंट्स के मरने के कई सालों बाद लिखी थी। निक का कैथरीन पर शक और भी बढ़ जाता है। जाते जाते कैथरीन निक को शाम के लिए क्लब में इनवाइट करती है। शाम को निक उस क्लब में जाता है जहाँ हर तरफ लोग नशे के साथ साथ अपनी जिस्मानी प्यास बुझा रहे थे। कैथरीन निक के साथ अश्लील ढंग से डांस करती है। कुछ देर बाद हम दोनों को जबरदस्त तरीके से जिस्मानी होते देखते हैं। दोनों बहुत जोश में नजर आते हैं। तभी कैथरीन तकिए के नीचे से एक सफेद स्कार्फ निकालती है। ये वैसा ही सफेद स्कार्फ है जैसा कि रॉकस्टार जॉनी के मर्डर में इस्तेमाल हुआ था। के ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथ बेड के सिरहाने से बांध देती है। निक बस ये सब होते हुए देख रहा है, और फिर थोड़ी देर में कैथरीन को चरम सुख मिलने पर वो शांत हो जाती है और फिर निक के हाथ खोल देती है। निक सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब बाथरूम में मुंह धोने जाता है तब रॉक्सी, जो कि कैथरीन की गर्लफ्रेंड है, वहां आती है और उसको कैथरीन से दूर होने के लिए कहती है, वरना वो उसको मार देगी। निक उसको अनसुना करके बेड पर चला जाता है। अगली सुबह वो कैथरीन से इसी रॉक्सी और रॉकस्टार जॉनी के बारे में बात करता है। कैथरीन उसको कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं जान पाओगे जो मैं तुमको नहीं बताना चाहती। निक उसको किस करके वहाँ से चला जाता है। शाम को वो इंस्पेक्टर गस से मिलता है तो उसे सारी बातें बताता है। गस निक से कहता है कि कैथरीन तुम्हें किसी भी वक्त जान से मार सकती है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मैंने मरने वाले इंस्पेक्टर नेल्सन के बारे में पता लगाया है, जिसमें $50,000 की एक सेफ्टी डिपॉजिट के बारे में जानकारी मिली है। निक कहता है कि अगर कैथरीन ने मेरी डिटेल्स के लिए नेल्सन को पैसे दिए भी होंगे तब भी ये बात 3 महीने पुरानी है। 3 महीने पहले तक कैथरीन मुझे जानती भी नहीं थी, मगर ये हो सकता है कि कैथरीन बहुत पहले से निक के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही हो ताकि उसके बारे में अपनी नॉवल लिख सके। गस के जाने के बाद निक को कोई कार से मारने की कोशिश करता है। निक बच जाता है और उस कार का पीछा करता है। पीछा करते करते दूसरी कार पुल से नीचे गिर जाती है। कार को रॉक्सी चला रही थी, जो अब मर चुकी है। पुलिस का शक निक पर आता है। अगले दिन निक से 3 साइकियाट्रिस्ट पूछताछ करते हैं। निक 1-2 सवालों के जवाब देकर वहाँ से चला जाता है, जिस पे डॉक्टर बेथ उसको रोकती है, पर वो नहीं रुकता और सीधे कैथरीन के पास चला जाता है। कैथरीन रो रही थी क्योंकि पहले जॉनी बॉस और अब रॉक्सी भी मर चुकी है। निक उसको शांत करता है। तब उसको कैथरीन से पता चलता है कि हाई स्कूल में एक लड़की लीजा ओबरमैन उसके लिए पागल थी। वो उसके जैसे कपड़े पहनती थी और उसके जैसे बाल बनाती थी। निक हाई स्कूल के रिकॉर्ड्स निकलवाता है, पर कोई लीजा ओबरमैन नहीं मिलती। पता चलता है कि रॉक्सी ने 16 साल की उम्र में अपने छोटे भाइयों को मार दिया था, जिसकी कोई वजह भी नहीं थी। निक कैथरीन के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारी क्लास में कोई लीजा ओबरमैन नहीं थी। कैथरीन बताती है कि लीजा ओबरमैन नहीं बल्कि लीजा होबरमैन मेरी क्लास में थी। अब निक लीजा होबरमैन की डिटेल्स निकलवाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर गार्डनर है। उसने शादी के बाद अपना नाम लीजा होबरमैन से बदलकर एलिजाबेथ गार्डनर रख लिया था। उसके पहले के बालों का रंग भी हमें सुनहरा नजर आता है। निक एलिजाबेथ के घर जाता है और उसको पूछता है तो वो कहती है कि मैं कैथरीन की क्लास में थी और उसके साथ जिस्मानी रिश्ता भी था, पर वो थोड़े वक्त के लिए ही था। उसके बाद वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। मेरे जैसे कपड़े पहनना और बाल रखना, वो ये सब तुम्हें इसीलिए बता रही है ताकि तुम्हारा शक उस पर से हट सके। वो एक सन की औरत है। अब निक फिर से कैथरीन के पास जाता है और कैथरीन बताती है कि मैंने लीजा होबरमैन के खिलाफ एक कंप्लेंट भी की थी बहुत सालों पहले। निक पुलिस की फाइल्स खंगालता है तो एक कंप्लेंट मिलती है लीजा के खिलाफ, मगर वो की थी इंस्पेक्टर नेल्सन ने, जो कि अब मर चुका है। अब शक कैथरीन के साथ साथ डॉक्टर बेथ पर भी पैदा हो जाता है। हो सकता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ ने रॉकस्टार जॉनी को मारा कैथरीन को फंसाने के लिए, और फिर नेल्सन को मारा क्योंकि नेल्सन जानता होगा कि डॉक्टर बेथ ही लीजा
हॉबरमैन है। अब निक अपने घर जाता है तो वहाँ कैथरीन उसका इंतजार कर रही थी और फिर वो दोनों जमकर रोमांस करते हैं। कैथरीन बताती है कि उसका मानना है कि एक अच्छी बिकने वाली बुक तभी बनती है जब उसमें आखिर में कोई मर जाता है और अब उसकी बुक खत्म होने ही वाली है। फिर अगले दिन ऑफिसर निक डॉक्टर बेथ के हस्बैंड के बारे में पता करता है तो पता चलता है कि वो 5 साल पहले ही मर चुका है। किसने मारा और क्यों मारा पता नहीं चल सका। उस समय डॉक्टर एलिजाबेथ की एक गर्लफ्रेंड भी थी। 1 साल पहले इंस्पेक्टर नेल्सन भी वहां आया था उसके पति के मर्डर के बारे में बात करने। निक वहां से सीधा कैथरीन के पास जाता है तो कैथरीन कहती है कि मेरी बुक जो मैं तुम्हारे ऊपर लिख रही थी वो पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। ऑफिसर गस को एक लड़की का कॉल आता है जो कि हाई स्कूल में कैथरीन की रूममेट थी। उस लड़की का कहना है कि उसको कैथरीन और लीजा दोनों के बारे में सब पता है। गस ये बात निक को बताता है। गस को पता चलता है कि रॉकस्टार जॉनी जो मर चुका है उसका एक डॉक्टर था जिसके साथ डॉक्टर बेथ काम करती है। क्योंकि ऑफिसर निक अब छुट्टियों पर है इसीलिए ऑफिसर गस अकेला ही लड़की से मिलने चला जाता है। लिफ्ट से निकलते ही उस पर कोई बर्फ तोड़ने वाले औजार से हमला कर देता है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। निक देखता है कि कमरे की लाइट्स बंद हैं, इसीलिए वो सीढ़ियों से भाग कर जाता है। तब तक गस मर चुका था। एक आहट होती है तो निक गस की रिवॉल्वर ले लेता है और फिर पीछे से हमें दिखाई देती है डॉक्टर बेथ जिसका कहना है कि उसको गस ने ही बुलाया था। निक उस पर यकीन नहीं करता है और उसको शूट कर देता है। डॉक्टर बेथ मरते हुए निक को आई लव यू कहती है। पुलिस आकर देखती है तो निक से पूछती है कि तुमने डॉक्टर बेथ को शूट क्यों किया, उसके पास तो कोई औजार भी नहीं था। निक को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी पुलिस को सीढ़ियों से एक काले रंग का लिबास मिलता है और बर्फ तोड़ने वाला औजार मिलता है। ये औजार वैसा ही है जैसा कि रॉकस्टार जॉनी बॉस को मारने में इस्तेमाल हुआ था। काले रंग का लिबास पुलिस का है और उसका साइज भी डॉक्टर बेथ के साइज से मिलता है। पुलिस को उसके घर से वो रिवॉल्वर भी मिलती है जिसकी गोली से डॉक्टर बेथ के पति और इंस्पेक्टर नेल्सन को मारा गया था, जो किसी सलीना के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका किसी को पता नहीं है कि सलीना कौन है। डॉक्टर बेथ के घर पर कैथरीन की लिखी हुई नॉवेल्स भी मिलती हैं और साथ ही मिलती है सैकड़ों तस्वीरें कैथरीन की। कैथरीन की हाई स्कूल फ्रेंड जिसने गस को मिलने बुलाया था वो तो बहुत पहले ही बीमारी से मर चुकी है, तो गस को किसने बुलाया था? जॉनी बॉस के डॉक्टर का कहना है कि उसने घर पर 1 साल पहले पार्टी रखी थी जिसमें डॉक्टर बेथ और जॉनी बॉस एक दूसरे से मिले थे। हर एक सबूत ये बता रहा है कि डॉक्टर बेथ ने सबको मारा है, मगर ये सब एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। निक अपने घर जाता है जहाँ पर कैथरीन उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों फिर से जबरदस्त तरीके से जिस्मानी होते हैं और फिर सब होने के बाद जब दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर होते हैं तो कैथरीन निक से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। निक कहता है कि अब हम दोनों को सिर्फ प्यार करना चाहिए और साथ रहना चाहिए। कैथरीन इसी बीच अपना हाथ बेड के नीचे लेकर जाती है जैसे कुछ उठा रही हो और फिर निक को देखती है और फिर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। कैथरीन के हाथ में कुछ नहीं होता। आखिर में हम देखते हैं कि बेड के नीचे जहां कैथरीन कुछ उठाने जा रही थी वहां एक बर्फ तोड़ने वाला औजार पड़ा हुआ है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। सारे सबूतों को देखा जाए तो खूनी डॉक्टर बेथ को ही माना जाएगा, मगर ये सबूत कैथरीन ने ही जानबूझकर छोड़े थे। असल में सभी खून कैथरीन ने ही किए थे क्योंकि इसमें उसको मजा आता है और आखिर में वो अपना शातिर दिमाग चलाकर खुद को बेगुनाह साबित भी कर लेती है। बेड के नीचे का वो औजार इस बात का गवाह है कि निक अभी अभी मरते मरते बचा है और कैथरीन का भी यही मानना है कि एक अच्छी बुक वही है जिसमें आखिर में कोई मर जाता है। इसके बाद कैथरीन क्या करेगी और किसको अपना अगला शिकार बनाएगी, आई बटन पर क्लिक करके आप कहानी के नेक्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।